and good morning to all of you. So student, as you all know that we were discussing in our last chapter about the industries. In this chapter I have already told you about the small scale industries, large scale industries, and on the basics of the raw material, and also on the basic of ownership like the private sector industries, public sector and joint sector industries. Now we are going to discuss with you the factors affecting the location of industries. तो अभी तक जो हमने पढ़ा था बेटा, इसमें हमने इन सब बातों को देखा था कि किस तरीके से जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं कैसी होती हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ कैसी होती है, जॉइंट होती है या इंडिविजुअल्स होती हैं। तो ऑलरेडी हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? अबाउट द फैक्टर। तो बेटा अब हम यहाँ पे उन फैक्टर्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो अफेक्ट करेगा उसकी लोकेशन को, किसकी? इंडस्ट्रीज़ को। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि जो फैक्ट्री होती है वो क्या करती है, उसके जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसकी लोकेशन के ऊपर भी बेस्ड होती है। मतलब कि जो भी फैक्ट्रीज़ का निर्माण किया जाता है उसको या फिर स्थापित किया जाता है तो उसको ज़्यादातर ऐसी जगह पे स्थापित किया जाता है जहाँ पर उसको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, लेबर आसानी के साथ मिल जाए, लैंड मिल जाए ताकि वो इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पे सेटअप कर सके। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रोवाइड हो सके, वाटर का अवेलेबिलिटी आसानी से हो सके, ट्रांसपोर्ट हो, कैपिटल हो, मार्केट हो आसपास में, इन सभी चीज़ों की संभावनाएँ जहाँ पर होती है ज़्यादातर वहीं पर ही इंडस्ट्रियल को डेवलप्ड किया जाता है। तो जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसका जो लोकेशन होता है कि जहाँ पर इन सभी चीज़ों को आसानी से पाया जा सके, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसको वहीं पर बसाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक इंडस्ट्री का फोटो दिया गया है और बताया गया है कि जहाँ पर ये जैसे कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, लैंड हो, पावर हो, रॉ मटेरियल हो, लेबर, कैपिटल, मार्केट एंड वाटर, जहाँ पर ये सारी चीज़ें आसानी से एक जगह पर उपलब्ध होती है वहीं पर इंडस्ट्री का निर्माण भी किया जाता है। लेकिन कई स्थानों पर क्या होता है कि जब गवर्नमेंट वहाँ पे क्या करती है, कुछ सब्सिडी या फिर कुछ जो लोअर रेंटल वाले जो इजी लोन होते हैं उसको प्रोवाइड करवाती है ताकि जो प्लांट्स हैं उसको आसानी से वहाँ पर बैठाया जा सके। जितना भी जो अब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जो भी लीड किया है डेवलपमेंट की तरफ या ग्रोथ की तरफ, वो ज़्यादातर कहाँ पे हुआ है? टाउन्स एंड सिटीज़ में हुए हैं। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसके बारे में? अबाउट द इंडस्ट्रियल सिस्टम के बारे में, कि जो इंडस्ट्री का जो सिस्टम होता है उसे किस तरीके से बनाया जाता है। तो अगर हम किसी भी इंडस्ट्री को बनाते हैं तो उसका जो कुछ सिस्टम होता है ना, वो हमारे कंप्यूटर के सिस्टम के जैसे ही होता है। जैसे जब आप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो उसमें आपको पहले क्या करना पड़ता है, अगर आप कुछ उसमें प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें इनपुट करना पड़ेगा, कुछ को उसमें डालना होगा, देन प्रोसेस होगा और उसके बाद जो रिजल्ट आपको चाहिए वो आउटपुट के तौर पर मिलता है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे हम जब किसी इंडस्ट्रियल एरिया की हम बात करते हैं, इंडस्ट्री के निर्माण की बात करते हैं, तो उसमें भी हमारे कुछ इस तरह के प्रोसेस आते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट के जरिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट में क्या आता है। इनपुट में इसमें आएगा कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, कॉस्ट आएगा जो लैंड का और ट्रांसपोर्ट का, पावर्स का, और जो अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी इसके अंदर हमें ज़रूरत होती है उन सब चीज़ों की। देन जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस वो होता है कि जब हम वहाँ पे क्या करते हैं, वैरायटी वाली एक्टिविटीज़ को वहाँ पे करते हैं। जैसे कि जो रॉ मटेरियल है उसका यूज़ करके हम वहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाते हैं, फिनिश्ड गुड को वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। और तो उसके बाद जो होता है इसके लिए जिस एप्लीकेशन जो सूटेबल होता है, टेक्नोलॉजी वगैरह, हम उसका यूज़ करते हैं। देन आउटपुट इसमें क्या हो गया? आउटपुट वो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है जो बन करके तैयार होता है और बिकने के लिए बाज़ार में आने के लिए तैयार होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसमें जो इनपुट होगा वो कॉटन होगा और लेबर होगा, मतलब जो रुई होते हैं रुई, और जो लेबर मजदूरी होगी वो लगेगा। देन जो फैक्ट्री और जो ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट आएगा वो होगा। लेकिन जो मेन प्रोसेसिंग होता है वो क्या होता है कि उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके उसको किसी प्रोडक्ट गुड में बदलना। और आउटपुट इसमें क्या होता है? आउटपुट वो कपड़े के तौर पे होता है जो कि आप यहाँ पर पहनते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिससे आपको इंडस्ट्रियल सिस्टम को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रीजन्स को।
अब हम यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में बात करने वाले। इंडस्ट्रियल रीजन कौन कि वो जहाँ पर जो जोग्राफिकली क्या होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ही ज़्यादा सही होती है जो जगहें, हम उनके बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से आसानी से ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को कर सकते हैं, पावर ग्रिड भी आसानी से हो सकता है, कमर्शियल के साथ साथ इकोनॉमिक फैकल्टीज़ भी वहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। तो आज हम इसमें से कुछ जैसे मेजर जो इंडस्ट्रियल रीजन वाले क्षेत्र हैं वो है ईस्टर्न और नॉर्थ अमेरिका है, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप है, देन ईस्टर्न यूरोप एंड द ईस्टर्न एशिया है। ठीक है, कुछ इसमें मेजर इंडस्ट्रीज भी हैं कि जो कि लोकेटेड होती है वहाँ पे टेम्परेट एरिया के आसपास, नियर द सी पोर्ट पे, या फिर पर्टिकुलरली नियर द कोल फील्ड के आसपास जो होती हैं ये लोकेटेड होती है। देन इंडिया में भी बहुत सारे जो रीजन्स है, बहुत सारे क्षेत्र हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिशियल होते हैं। जस्ट लाइक द मुंबई पुणे क्लस्टर हो गया, हुगली रीजन हो गया, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन हो गया, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन हो गया, गुड़गांव दिल्ली मथुरा रीजन हो गया, मथुरा नहीं, मेरठ रीजन हो गया। देन छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल जो बेल्ट के रूप में जिसको जाना जाता है वो हो गया, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, और कोहिमा तिरुवनंतपुरम जो होता है जिसको इंडस्ट्रियल क्लस्टर के तौर पर जाना जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं जो कि हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि बताते हैं कि किन किन क्षेत्र हैं यहाँ पर भारत में या फिर अन्य देशों में जो कि क्या करते हैं कि इंडस्ट्री के लिए काफ़ी हद तक जो है वो अच्छे होते हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर देखा है तो इसमें देखिए वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट, जो ये ब्राउन कलर है ये वर्ल्ड का इंडस्ट्रियल बेल्ट के तौर पे इसको जाना जाता है, और जो ब्लैक कलर है वो इंडस्ट्रियल रीजन के तौर पे। तो जितना आप ये पूरे वर्ल्ड मैप में अगर आप देखिए जगह जगह जहाँ पर ये ब्लैक 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 है तो ये पूरा क्या है, ये इंडस्ट्रियल रीजन के तौर पर इन क्षेत्रों को ज़्यादातर जाना जाता है। अगर बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में ये देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, और ये ऊपर हिमालय से लेकर के ये इस तरफ वाला, ये इतना जो पूरा पोर्शन है इसको हम यहाँ पर किसके नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल बेल्ट के रीजन के तौर पर इसको जाना जाता है। तो चलिए इसी में आगे हम जो है यहाँ पर देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर को देखने वाले हैं। अब जब कोई इंडस्ट्रियल एरिया को बनाया जाता है, इंडस्ट्री बनती है, तो वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, कुछ डिजास्टर भी हो सकते हैं या फिर जो उसके रिजल्ट निकल करके आता है वो एज ए इंजरी के तौर पर होता है। ठीक है ना, तो उन सबको इसमें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब मैं इसी के बारे में आपको डिटेल वाइज आगे मैं बताने जा रही हूँ। तो जो अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल जो डिजास्टर या एक्सीडेंट की बात करते हैं, तो वो दोनों ही तरफ से जो उसका रिजल्ट होता है बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। पहला इसमें जो रिजल्ट होता है कि इंजरीज होती है बहुत सारे पीपल्स की, दूसरा होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो भी डैमेज होती है, एनवायरमेंट भी काफ़ी हद तक यहाँ पे प्रदूषित होता है। तो जो भी इंडस्ट्रियल डिजास्टर होगा उसकी वजह से ये जो है चीज़ें होगी जो हमें भविष्य में झेलनी पड़ सकती है। तो अब तक अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इंडिया में भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था उसको भुलाया नहीं जा सकता है। ये जो इंसिडेंट था ये गैस लीक होने की वजह से हुआ था, जो कि 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात में हुआ था, जिसमें क्या था, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत इसको किया गया था, जिसमें पेस्टिसाइड जो प्लांट था भोपाल में मध्य प्रदेश में, उसमें गैस रिसाव की वजह से इस घटना को वहाँ पे अंजाम दी गई थी। ये घटना जो थी वहाँ पर घटित हुई थी। तो जो ऑफिशियल डेथ टोल था यहाँ पर 3598 था 1989 में, और थाउजेंड्स यानी हज़ारों से भी ज़्यादा जो लोग थे वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत सारी अलग अलग बीमारियों से जो डिजीज़ थी ना उनसे आज भी हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस है, अंधापन हो गया, उसमें इम्पेयर्ड इम्यूनिटी हो गई, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक वीक हो गई थी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर तरीके के जो डिजीज़ होते हैं ये काफ़ी हद तक यहाँ पर देखे जा सकते थे। नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं कि रिस्क रिडक्शन मेजर कि आखिरकार जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे जो इस तरह के जो रिस्क होते हैं उसको किस तरीके से यहाँ पर कम किया जा सकता है, हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब इसमें मैं आपको एक एक करके जो पॉइंट बाय पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से अगर ये जो हमारा रिस्क है या यूँ बोला जाए कि जो डिज़ास्टर है हम उसको कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए कि जो भी डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया होते हैं, जो भी रेजिडेंशियल एरिया होते हैं, हमें जो भी फैक्ट्री का निर्माण करना चाहिए उससे काफ़ी दूर जा करके करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कभी इस तरह की कोई घटना होती है, जिस तरह की भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, अगर इस तरह की कभी कोई घटना होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं कि जो लोगों की जो जान माल की जो हानि होती है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। क्योंकि जो मटेरियल जो आपका नुकसान होता है उसको हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो
ह्यूमन बींग्स यानी जो उनकी ज़िंदगियों का जो नुकसान होता है उसे पूरा कर पाना कहीं ना कहीं जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ज़्यादातर जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनको रेजिडेंशियल एरिया से काफ़ी दूरी पर बनाना चाहिए। अब जितना भी वहाँ पर क्या करना चाहिए, वहाँ जो है पॉल्यूशन का जो एक लेवल है उसको हमेशा क्या करना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए, उसको बार बार उसको जांच परख करनी चाहिए, ताकि जहाँ अगर कहीं कुछ इस तरह की गड़बड़ी दिखती है तो उसको समय रहते ही दूर किया जा सके। फायर अलार्म और फाइटिंग सिस्टम ये दोनों ही वहाँ पर काफ़ी हद तक इम्प्रूव होने चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों इम्प्रूव होंगे तभी जा कर के समय पर जो है काफ़ी नुकसान होने से बचा जा सकता है। जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जो टॉक्सिस होती है, जो सब्सटेंस होता है, जो वेस्टेज होता है ना, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उसकी लिमिट को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो थोड़ा समय रहते भी वहाँ पर हम बहुत सारे नुकसान को वहाँ पर होने से बचा सकते हैं। लोगों के बीच में एक अवेयरनेस होना चाहिए, उनको इंडस्ट्रियल रीजन से जो टैक्सेस होते हैं, जो गैस रिसाव होता है उसके बारे में उनको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो उन्हें किस तरीके से जो है अपने आप को उससे इफ़ेक्ट होने से बचाना है, ताकि वो इस तरह के जो एक्सीडेंट्स हैं उनसे वो बच सके। तो आज हमने इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में ऑलरेडी यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ा, जिसमें पीछे मैंने आपको जहाँ छोटे से लेकर के बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, ज्वाइंट से लेकर के प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा है। इसमें मैंने आपको इसके फैक्टर बताए जो कि अफेक्ट करते हैं तो हमारे इंडस्ट्री को, इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है बताएं, इंडस्ट्रियल रीजन बताएं, यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर को भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो इसके आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसमें बताऊँगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज़ की। अब इसमें हम आगे एक एक जो है अलग अलग जो है मेजर इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर उठाएंगे और उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हुए जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।